तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अब लेके आए आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस फॉर टर्म 2 और इसके अंदर हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हमारा। तो शुरू करते हैं उसको। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा होने वाला है चैप्टर 4, दैट इज सामाजिक न्याय, या जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इस चैप्टर का नाम है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। चलिए, तो पहला टॉपिक है इसका, न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। तो कह रहे हैं कि जो प्राचीन समाज में क्या था, न्याय जो था वो धर्म से जुड़ा था। यानी कि जो रिलीजन कह रहा है, जो रिलीजन कह रहा है वो क्या है, न्याय, जस्टिस। और जो रिलीजन नहीं, जो रिलीजन के हिसाब से सही जस्टिस है, या रिलीजन के हिसाब से जो सही है, जो राइट है वो जस्टिस है, और जो उसके हिसाब से इन राइट है या फॉल्स है वो क्या है, इनजस्टिस है। और फिर एक व्यक्ति ईसा पूर्व 4th सेंचुरी बीसी एथेंस में एक आदमी हुआ जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी द रिपब्लिक, पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसमें उन्होंने न्याय की बात करी। उसके अंदर उन्होंने न्याय के, तो उसमें उन्होंने न्याय की बात करी है और उन्होंने कहा कि न्याय में क्या है, सबकी भलाई, सबके बारे में न्याय को सोचना है। एक व्यक्ति के बारे में जो न्याय है वो न्याय नहीं है। न्याय का मतलब है सभी के लिए न्याय। न्याय का मतलब क्या है, सभी के लिए न्याय, कोई एक व्यक्ति के लिए न्याय नहीं होना चाहिए। इमैनुअल कांट एक दर्शन शास्त्री हुए। इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का यह प्राप्य होगा कि उन्हें अपने प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो इमैनुअल कांट ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक डिग्निटी है। हर व्यक्ति एक अच्छे से जीना चाहता है, तो उसकी अपनी प्रतिभा और अपने लक्ष्य, यानी अपना टैलेंट और अपनी जो एम है, उसके अवसर, उसके अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर एक्स व्यक्ति को अच्छा स्कूल मिल पा रहा है तो ऐसी कोशिश करें कि वाई स्कूल को भी। यानी कि ये बात कह रहा है एक मिनिमम जो है, एक मिनिमम चीज सबके लिए आप लागू कर दीजिए। तो ये इमैनुअल कांट की बात है। अब आगे चलते हैं। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। तो ये जब भी जस्टिस की बात करते हैं तो उसके अंदर यही बात करती है भाई, जो सेम, सबके साथ सेम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ समानता है। हम ह्यूमन है, समानता है। सबके पास भी, सबके पास 2 आंखें हैं, 2 आईज है ना, 2 हैंड्स है, 2 पैर है, 2 लेग्स है। तो ये सारी बात, ये क्या है, समानता है। तो इसीलिए क्या है, हम समान अधिकार और समान बर्ताव, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे अंदर ह्यूमैनिटी तो सेम ही है। ह्यूमैनिटी मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो इसीलिए हमारे को सेम राइट मिलने चाहिए और सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ अलग, किसी के साथ अलग। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये प्राकृतिक अधिकार है जो प्रकृति ने भी दिए हमें। तो ये नागरिक अधिकार भी कि एक नागरिक को मिलना चाहिए। और इनमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने के सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी है। यानी इसके अंदर ये तो है ही, साथ में क्या क्या है, जैसे सामाजिक अधिकार है कि समान अवसर है, तो सबको एक स्कूल जो मिल रहा है सबको, वो सबको मिले। और राजनीतिक अधिकार यानी मत देने का अधिकार जो है, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सभी हमारे राजनीतिक अधिकार है। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत जरूरी है। यानी कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर जांचा, इस आधार पर नहीं कि वो किस समुदाय के सदस्य हैं। ये थोड़ा शायद ये लिंग के आधार पर नहीं, मतलब कि नहीं जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वो किस समुदाय के, मतलब समझिए इसमें क्या है कि समान बर्ताव का सिद्धांत क्या है कि सब सेम है। कोई किसी भी समुदाय का सदस्य हो, फर्क नहीं पड़ता, सब लोग सेम है। तो इसमें हमें ये थोड़ा सा इसे चेंज कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई हो तो इसे आप चेंज कर लीजिएगा। आखिरी लाइन के, अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम करते तो उन्हें समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। मतलब अगर 2 लोग हैं, मान लीजिए एक्स और वाई है हमारे पास, तो अगर एक्स भी वही काम कर रहा है, अब वर्क मान लीजिए कि वर्क है कि मान लीजिए ऐसे यूट्यूबर हैं दोनों, तो दोनों को सेम पारिश्रमिक, या दोनों के पास कोई काम है कि दोनों वीडियो ही मेकिंग करते हैं, तो दोनों जो एक को मिल रहा है वो दूसरे को भी मिले। तो ये हमारा एक होना चाहिए। आगे, समानुपातिक न्याय, प्रोपोर्शनल जस्टिस, इसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता, एलिजिबिलिटी के अनुपात में पुरस्कृत करना। किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए
अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्यायसंगत होगा। समानुपातिक न्याय का एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जिस व्यक्ति के साथ जिस रेशियो में इनजस्टिस हुआ है, जिस रेशियो में इनजस्टिस हुआ है भैया, उसी रेशियो में आप उसके साथ जस्टिस कीजिए, उसी रेशियो में आप उसके साथ जस्टिस कीजिए। जिसको जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, किसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम जो एक ट्रैक एज्यूम करते हैं, ट्रैक होता है ना, ट्रैक ऐसे ओलंपिक ट्रैक होता तो गोल है, बट मैं गोल ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें आपने देखा होगा कि दौड़ते कैसे हैं, जैसे एक व्यक्ति यहां से दौड़ेगा, ये वाला व्यक्ति मान लीजिए है ना, और ये वाला व्यक्ति जो है वो यहां से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति यहां से दौड़ रहा है। तो तीनों लोग, कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है कि ये यहां से दौड़ रहा है, ये यहां से दौड़ रहा है, या ये यहां से दौड़ रहा है, और तीनों को सेम ही लाइन पे फिनिश करना है? तो ये तो आप बोलोगे कि नहीं यार इसके पास तो एडवांटेज है आगे। ऐसा क्यों किया जाता है? ये प्रोपोर्शनल जस्टिस को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, जो सबसे अंदर का व्यक्ति है ना, उसे सबसे कम दौड़ना है, सबसे गोला सबसे छोटा है, तो अगर वो इनके बराबर रहा तो ये आगे हो जाएगा क्योंकि गोला छोटा है। ऐसे जो सबसे बाहर वाला व्यक्ति उसको सबसे बड़ा गोला दौड़ना है, तो क्या किया है, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है कि इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, क्योंकि सबके डिस्टेंस अलग अलग है। तो वही उनका प्रयास का पैमाना और एलिजिबिलिटी, इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, उन्हें न्याय देना है। तो ये इस ट्रैक से आप इसको सबसे अच्छे से जो है समझ सकते हैं। तो क्या है बात कि जिस अनुपात में इनजस्टिस हुआ है उसी अनुपात में आपको जस्टिस दे देना है। और इसका एग्जाम्पल हम यहां से समझ सकते हैं कि ओलंपिक में क्या होता है, जो सबसे अंदर वाला ओलंपिक का जो मैट कह लो या ट्रैक कह लो, कि उसमें क्या होता है, जो सबसे अंदर का व्यक्ति है वो सबसे पीछे से दौड़ता है, और जो सबसे बाहर का व्यक्ति जिसे सबसे ज्यादा दौड़ना है वो सबसे आगे से दौड़ता है ना। तो इसमें वांछित मेहनत की जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, स्किल, खतरे, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिसके साथ जिस रेशियो में इनजस्टिस, उसको उसी रेशियो में जस्टिस देते हैं। ये है समानुपातिक न्याय का कंसेप्ट। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, शारीरिक विकलांगता, उम्र या शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक है जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो वो ये बोल रहा है। अब देखो समझिए, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, तो इसका आपने देखा होगा कि जब आप कभी बस में जाते हैं तो ऐसा लिखा होता है ना सीट्स पे कि ये महिलाओं के लिए और ये विकलांग के लिए या दिव्यांग के लिए, या ये जो आंखें नहीं है जिनकी, उनके लिए, है ना, आंखहीन कह लेते हैं हम शब्द, तो आंखहीनों के लिए। तो ये क्यों किया जाता है? देखिए क्यों किया जाता है ऐसा। जिन लोगों की स्पेशल नीड है, जिन लोगों की स्पेशल नीड है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल नीड को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, इसी को कहते हैं कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे हमने देखा कि जो SC ST या OBC कम्युनिटी है, ये लोग जो पहले की व्यवस्थाएं थी उनके कारण ना तो ये स्कूल पहुंच पाए, ना ये कॉलेज जा पाए, और ना इसी वजह से जब ये दोनों चीजें नहीं थी तो ना इनको जॉब मिल पाई। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, एक पॉलिसी लाई रिजर्वेशन की, और वो पॉलिसी क्या कि इनकी विशेष जरूरतें थी इसलिए इनका विशेष ख्याल रखा गया। तो ये हम बोल सकते हैं। इसके लिए आपको बताइए कि स्कूलों में छूट दी जाती है कुछ, तो इसलिए दी जाती है ताकि हम विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल कर सकें कि जिन लोगों को किसी कारणों से वो चीजें नहीं मिल पाई, उनको हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ चीजें दें। यही है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। न्यायपूर्ण बंटवारा, किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है कि ना केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी वे कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। ये वही वाली बात कह रहे हैं कि देखिए, सोशल जस्टिस इंश्योर करने का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि जो पॉलिसीज हैं उसमें, तो जो पॉलिसी है, कोई भी आपने पॉलिसी बनाई, ठीक है, जैसे आपने भाई पॉलिसी बनाई कि GST है तो GST सबके लिए आप एक जैसा रखें। GST सबके लिए मतलब जो भी लोग हैं, ऐसा ना हो कि किसी एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को कम GST देना पड़े या किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को ज्यादा GST देना पड़े, नहीं। तो पॉलिसी मेकिंग में ध्यान रखना है, और जो लाइफ की सिचुएशंस है उनमें भी आप समानता देखें। ये समानता कैसी है? लाइफ की सिचुएशंस में समानता कि भाई कहीं पे अगर कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप में मान लीजिए हम फूड, क्या बोलते हैं, फूड, सबको फूड मिल रहा है, या आप खाना बांट रहे हैं,
या आप खाना खा रहे कहीं बैठ के, तो आप सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। ऐसा ना हो कि जो किसी कुछ खास जातियों से बिलोंग करते हैं उनको आप अलग बिठाएं, तो नहीं, है ना। स्थितियों और अवसरों में भी आप बुनियादी समानता कम से कम दिखाएं। उदाहरण के लिए हमारे सामाजिक, ये सामंजस्य लिख लीजिए, को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया और यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी पाने जैसी बुनियादी जरूरतों से ना रोका जा सके। तो हमारे देश में छुआछूत की प्रथा थी, आपको पता है, उनको पानी भी नहीं दिया जाता था, स्कूलों में प्रवेश नहीं, अम्बेडकर जी कहानी सुनी होगी, बाहर बिठाया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, नौकरियां नहीं दी जाती थी। तो हमारे संविधान ने आगे आके कहा कि नहीं, कि पॉलिसीज में तो ठीक है, लेकिन ये स्थितियां खराब हैं, इसीलिए हम इन्हें हटाते हैं। और विभिन्न राज्य सरकारों ने भी जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के लिए न्यायपूर्ण वितरण के लिए क्या किया, भूमि सुधार लागू करने जैसे कदम भी उठाए कि भाई जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें दिया जाए। रॉल्स का न्याय सिद्धांत बहुत प्यारा न्याय सिद्धांत है, तो रॉल पहले समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार पढ़ लेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो। रॉल्स का न्याय सिद्धांत बोलते हैं इसको, एक बहुत फेमस नाम है वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये क्या कहता है, ये बोलते हैं हम सब लोगों को, जो भी हम सारे लोग हैं, हमको एक अज्ञानता का पर्दा ले लेना चाहिए और हम सबको इसके अंदर चले जाना चाहिए। और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, ना अपनी कास्ट पता, ना अपना जेंडर पता, ना अपना स्टेटस पता, ना अपनी कल्चर पता, कुछ नहीं पता है। ये है, यहां जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो सचमुच न्यायकारी होगी। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी आप बना ही नहीं सकते अपने को ध्यान में रख के, नहीं तो जो अमीर है वो अमीरों के लिए हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, जो गरीब है वो गरीबों के हिसाब से बना देंगे, इसीलिए कुछ पता ही नहीं है किसी को किसी के बारे में। तब जो पॉलिसी बनेगी वो पॉलिसी सबसे अच्छी होगी। ये रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। तो अब पढ़ते हैं इसको। ये बेसिक सी बात है कि वहां जो पॉलिसी बनेगी वो सचमुच अच्छी होगी, क्योंकि वो अच्छे के लिए बनाई जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं है किसी के बारे में तो सबका अच्छा देखा जाएगा उसमें। तो रॉल्स तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, समाज कैसे बने। उस समय ज्ञात नहीं कि समाज में हम क्या है, हम नहीं जानते कि परिवार क्या है, उच्च जाति है, कैसा परिवार है, निम्न जाति है, धनी है, गरीब है, सुविधा संपन्न है, सुविधाहीन है, तो ये सब पता ही नहीं है। तब आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है। रॉल्स ने क्या कहा, इसे अज्ञानता का आवरण, वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि वो कौन है, उसके लिए क्या होगा, इसीलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये तीन चीजें जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हो चाहे निम्न वर्ग, क्योंकि पता नहीं है तो आप ये सोचोगे कहीं मैं ना छूट जाऊं, तो इस वजह से। इसीलिए तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। मतलब ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह के बना दिया हम उच्च जाति के तो उच्च जाति के हिसाब से, नहीं, विवेकशील चिंतन, एकदम विवेक से सोचा हुआ, है ना, दिमाग से, नॉलेज से सोचा हुआ चिंतन हमें समाज में लाभ का वितरण करने में मदद करेगा। सामाजिक न्याय का अनुसरण कि लोग कैसे मानते हैं, तो न्यायपूर्ण समाज में लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां, तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम आप सबको दे दीजिए जितना भी हो सकता है। मिनिमम क्या है भाई, मिनिमम स्कूल सबको मिले, हेल्थ सबको मिले, बेसिक फैसिलिटी जो है जिसमें पानी, खाना, फूड, आवास, हाउसिंग कह लीजिए, रेसिडेंस, ये सबको मिल जाए। मैक्सिमम आप तय नहीं कर सकते हैं कि कोई कहां तक जाएगा, मिनिमम आप तय कर दे जिससे अपने लोग लक्ष्य प्राप्ति में काम कर पाए। और लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल, ये सब चीजें बहुत बुनियादी स्थितियां है ना, इतना तो आपको देना पड़ेगा। अब आपने पोषण ही नहीं दिया, इसीलिए आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे चने मिलते हैं, सत्तू मिलता है, ये सब क्यों दिया जाता है, ताकि आपका न्यूट्रिशन मजबूत हो सके। क्योंकि पोषण नहीं होगा तो दिमाग विकसित नहीं होगा, और दिमाग विकसित नहीं हो तो ऐसे दिमाग वाले यूथ का, युवा जो पीढ़ी है, जो ऐसे दिमाग का यूथ है, उसका हम करेंगे क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। और लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं, आपको उनके लिए काम करना है, इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सब तक चीजें पहुंचाए। और मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, तो हम समझ लेते हैं। तो मुक्त बाजार देखो क्या है, मुक्त बाजार मतलब फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में किसी भी तरह का सरकार का इंटरवेंशन ना हो, ये फ्री मार्केट चीज बोलती है। फ्री मार्केट का मतलब कि सरकार का कोई नहीं है, जैसा समाज, जैसा राज्य चल रहा है या जैसा मार्केट चल रहा है वैसा सब चल रहा है, फायदा हो रहा है तो फायदा हो, नुकसान हो तो नुकसान हो, राज्य का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन। तो जो मुक्त बाजार के समर्थक है
वो मानते हैं कि बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए, मतलब सरकार ना कोई टैक्स ले, कुछ ना करे। तो इससे क्या होगा, बाजारी कारोबार क्या होगा, समाज में लाभ देगा और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। ये मुक्त बाजार के लोग कह रहे हैं, जो मुक्त बाजार को मानते हैं कि इसको करना चाहिए। शिक्षा, अब दिक्कत क्या है, अब इसमें करें क्या, ये तो बोल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीति इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाना। राज्य का काम है कि आप व्यक्ति को एम्पावर करो, व्यक्ति को एम्पावर करो, और वो एम्पावर आप कहां से करोगे, आप एजुकेशन से, हेल्थ से, जॉब से, इससे आप उसे एम्पावर कर दो ताकि वो बाजार की चीजों का इस्तेमाल कर सके। बाजार वितरण यानी बाजार मतलब मुक्त बाजार वितरण के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि मैं ज्यादा विकल्प देता हूं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपने देखा होगा आज हमें बिस्किट लेना है, अब बिस्किट लेने के लिए मार्केट में पार्ले जी, ओरियो, सीएनसी, पता नहीं अब तो बॉर्नवीटा का बिस्किट, इतने सारे बिस्किट आ गए। तो बाजार वितरण क्या देता है, विकल्प देता है। बल्कि अगर पहले देखा होगा आपने, पहले बिस्किट मिलते थे सरकारी द्वारा या स्कूलों में, आंगनबाड़ी वगैरह में, तो वहां पे सिंपल ग्लूकोज बिस्किट मिला करता था और कोई बिस्किट का विकल्प ही नहीं था। तो अभी आ गया मुक्त बाजार के स्थानों में दूसरा वाला तर्क है कि जो प्राय सुविधाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता बेटर होती है, सरकार की सेवाओं से अच्छी होती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर देती है। अब हॉस्पिटल चाहिए प्राइवेट, वो इतना महंगा है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। स्कूल प्राइवेट इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकता, कॉलेज इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमें ध्यान रखना। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह निश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं, तो राज्य का एक काम है कि मिनिमम राज्य दे, मैक्सिमम ना दे भले। तो वही बात अभी जो हो रही थी कि मिनिमम राज्य को देना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि मिनिमम दे राज्य, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो मिनिमम है राज्य को देना कि राज्य भैया सब लोगों को इतना तो दो, ताकि तभी तो सामाजिक न्याय है। आप दो लोगों को अमीर मत बनाओ, इसको आप बहुत रिच मत बनाओ, लेकिन जो खाई है ना, उस खाई को कम करने का प्रयास करो। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करने का प्रयास करें, आप ज्यादा का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए कंटेंट। और इसी के साथ आप सभी को बधाई, धन्यवाद। इसी के साथ हमने पॉलिटी 11th क्लास के लिए जो है सारा का सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है, और उम्मीद है अच्छा कंटेंट है, पढ़िए, समझिए। हमारा कंटेंट ये नहीं कि सब आपको थाली में दे दिया जाएगा, नहीं, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शेयर कीजिए, आप लोग शेयर बड़ा कम करते हैं। बाकी आपको पता ही है, उत्साह क्लास 11th H आपको ध्यान रखना है, इस पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा जो आप ही के लिए बनाया गया है। उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से समझिए, प्रयास कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।